तेजस्वी यादव जी क्या कहेंगे कि वो हम फ्लॉप हो गए? वो अपने बारे में लिखेंगे कि हम फ्लॉप हो गए? कह तो दिए कि उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी, परिवार का एक सदस्य नहीं जीतेगा और उनका खाता नहीं खुलेगा। इन लोगों का फिल्म है 400 पार का, पहला दिन ही जो है फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया है। तो काट की हांडी बार बार जो है उन्हें चाहती है। हम लोग जो है अच्छी वोटों से जीत रहे। इन लोगों का तो समझ में नहीं आता है, अब अंत की ओर जा रहे हैं और उनका सबका दिमाग ये संतुलन का गड़बड़ाया है और इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी, लोकतंत्र में सबको आने का अधिकार है और राहुल गांधी जी जब अपना ही क्षेत्र छोड़ के भाग जाते हैं तो दूसरे के क्षेत्र में वो कितना वोट दिला पाएंगे, ये पूरा बिहार और पूरा देश जानता है। कांग्रेस पार्टी के सब उम्मीदवार जीतेंगे और जहां पहले चरण के मतदान हुआ है वहां कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। साउथ से साफ और नॉर्थ से हाफ, ये भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। राजस्थान में बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी दोनों चरणों में। भाजपा में अब खतरे की घंटी बज चुकी है। कांग्रेस कहे ना दम हो तो 400 की, क्यों 200 की बात कर रहे हैं? उनमें दम ही नहीं है। कांग्रेस ने सीटें खड़ी नहीं करी, विपक्ष की हालत बहुत खराब है। उम्मीद कर रहे हैं कि इससे सबक लेगा, अगले चुनाव में कुछ करे। तो कम मतदान किसे नफा किसे नुकसान? गर्मी बढ़ रही है, गर्मी रोज बढ़ रही है, पारा बढ़ रहा है। गर्मी तो बढ़ रही है मगर चुनाव ठंडा है। पहला चरण 102 सीट, 17 राज्य, 4 केंद्र शासित राज्य। बटन दबाए गए मगर जो तस्वीर सामने आई उसने कई सवाल खड़े कर दिए। और सवाल अपने आप में बड़ा है। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि आंकड़े हैरान परेशान करते हैं। वोट प्रतिशत की खाई बताती है कि आखिरकार इसमें संकेत और संदेश अपने आप में बड़ा छिपा है। उदाहरण के तौर पर बिहार में इस बार 50% कम वोटिंग हुई। 50% से भी कम वोटिंग होना अपने आप में एक बड़ा संकेत है। 50% से कम वोटिंग बिहार में। आंकड़ा है कि पिछली बार की तुलना 5% कम वोटिंग हुई है। यह बात सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जहां भी वोटिंग के नतीजे वोट प्रतिशत में सामने आए उसने हैरान परेशान कर दिया। अब उत्तर प्रदेश की 8 सीटों का हम जिक्र करते हैं जहां पर वोटिंग हुई। वहां पर 5%, पिछली बार की तुलना में 5% कम वोटिंग हुई। पहले चरण में पिछली बार जो वोटिंग परसेंटेज था 2019 में 70% के आसपास था, 70%। और अब उन्हीं पहले चरण में जो वोटिंग हुई 63%, यानी कि 7% कम वोटिंग हुई आंकड़ों के मुताबिक। अगर 2019 की तुलना में राजस्थान का जिक्र करें तो वहां भी 7% वोटिंग कम हुई। मध्य प्रदेश में
8% वोट कम पड़े। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में भी कमोवेश ये स्थिति है। उत्तराखंड में यानी कि ये वोटिंग जो कम हुई है अपने आप में एक बड़ा संकेत और संदेश इसमें छिपा है। क्या वाकई में? और अगर है तो किसके पक्ष में? ये वोटर्स का मोह भंग क्या संकेत और संदेश दे रहा है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। सपोर्ट करने वाला तबका है, उसमें जोश आया है। उसके वोट प्रतिशत में 6-7% की वृद्धि हुई है। तो ये ट्रेंड जो है बड़ा महत्वपूर्ण है और मुझे ये लगता है कि प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें इंडिया अलायंस ने भाजपा के ऊपर बाजी मार ली है। तेजस्वी यादव जी क्या कहेंगे कि वो हम फ्लॉप हो गए? वो अपने बारे में लिखेंगे कि हम फ्लॉप हो गए। कह तो दिए कि उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी, परिवार का एक सदस्य नहीं जीतेगा और उनका खाता नहीं खुलेगा। ये पूरी तरह से वो लिख लें। आखिर कौन सा ऐसा विजन है? बिहार को बर्बाद करने वाले, बिहार को लूटने वाले दिल्ली में जाके देश को लूटेंगे, देश को बर्बाद करेंगे। बिहार की जनता ये गलती नहीं करने जा रही है, उनको कहीं से अवसर नहीं दे रही। प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा का मतदान था और बड़े अच्छे से मतदान संपन्न हुआ है और 67% मतदान वहां पर हुआ है और हमको पूरा विश्वास है कि बस्तर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस पार्टी के सब उम्मीदवार जीतेंगे और जहां पहले चरण के मतदान हुआ है वहां कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। मैंने कहा ना कि साउथ से साफ और नॉर्थ से हाफ, ये भारतीय जनता पार्टी का होने। राजस्थान में बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी दोनों चरणों में। और जो रुझान आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है मतदाताओं का, वर्कर्स का, उसे देखकर कांग्रेस के सभी हमारे उम्मीदवार उत्साहित हैं। भाजपा में अब खतरे की घंटी बज चुकी है कि जम्मू की सीट पे अभी तो पोलिंग हुई भी नहीं है। हम ये भी नहीं जानते कि कितने वोट पड़ेंगे वहाँ पे। पहले वोट पड़ने दीजिए, उसके बाद बीजेपी जो है वो जीत का जो है ऐलान करे। फिलहाल तो हमें उनकी उधमपुर की सीट जो है वो खतरे में नजर आती है। और उसके साथ साथ बीजेपी ने दावे तो बहुत किए हैं कश्मीर में, मैदान क्यों छोड़ा? आखिरकार क्या मजबूरी बनी रविंद्र रैना साहब जो तैयारी कर रहे थे ये साउथ कश्मीर की सीट से जो है इलेक्शन लड़ने की, क्यों नहीं उतरे मैदान में? क्या मजबूरी बनी कि उनको आगे जो है दूसरी जमातों को लाना पड़ा, चाहे क्रिकेट बैट वाले हों, चाहे सेब वाले हों। आखिरकार वो अगर काम कर रहे हैं यहाँ पे तो बीजेपी के लिए कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं। एक तो बीजेपी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच शेयर करने से उनको रोक दिया है, ये उनकी अलग पीड़ा है। और जनता के आक्रोश का प्रकटीकरण उन्होंने कल मतदान में देखा है। हार निश्चित दिख रही है, इसलिए बौखलाहट में, घबराहट में वो तिलमिला रहे हैं और आदरणीय लालू प्रसाद जी पर निजी हमले कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के पास वो चलकर आए थे, कह रहे थे कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ रही है, बर्बाद कर देगी। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने उन्हें छोटा भाई समझ के माफ किया था और साथ आए थे। 2020 में भी इसी तरह की भाषा आदरणीय नीतीश कुमार जी बोल रहे थे। तो 2019 में 102 सीटों पर लगभग 70% मतदान हुआ था, जो गिरकर 63% हुआ है, यानी कि 7% कम। जैसे कि हमने आपको बताया कि बिहार में 2019 में 54% मतदान हुआ था, मगर इस बार 49%, यानी कि 5% कम। राजस्थान में 7% कम हुआ है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान हिस्सा बन रहे हैं इस कार्यक्रम का, उनसे आपका परिचय भी करवाएंगे और समझेंगे कि आखिरकार सियासत में इसका संदेश क्या छिपा है। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जो मेहमान बन रहे हैं वो आपकी चारों स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ ताहिर खान साहब जुड़ गए हैं,
समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से इस कार्यक्रम का हिस्सा राजेश सिंह जी हैं, अमरनाथ पासवान जी कांग्रेस के चेहरे हैं, और डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे अरसे से पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने कई चुनाव को कवर किया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कौशिक जी, मैं राजनीतिक दलों के पास बाद में जाऊंगा, लेकिन पहले आपके पास आऊंगा और समझना चाहूंगा आपसे, और पूरा देश भी जानना चाहेगा कि मौसम तो गर्म है लेकिन यह चुनाव ठंडा है पहले चरण का। अब ये नतीजे क्या वाकई में दंग करने वाले हैं या फिर वोटर्स का मोह भंग हो गया है? कौशिक जी, हैरान किया आपको ये पहले चरण के वोटिंग परसेंटेज ने? देखिए चावला साहब, मुझे लगता है कि सबसे पहले हम लोगों को बूथ वाइज समीक्षा करनी पड़ेगी। एक तो वोट प्रतिशत बढ़ गया, ठीक है, लेकिन जो पार्टियों के क्षेत्र होते हैं बेसिकली, किस किस बूथ पर कौन कौन सी पार्टी मजबूत होती है, तो हम ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे और शहरी क्षेत्र में रहेंगे तो लगभग बढ़ता जाता है वोट बैंक कि कहाँ कौन सा वोट रह रहा है। यदि हम बूथ वाइज समीक्षा करें तब हमको निश्चित तौर से सही आंकड़े बता पाएंगे कि वो किस तरफ जा रहे हैं। बीजेपी के गढ़ में यदि वोट प्रतिशत कम पड़ा है तो बीजेपी के लिए निश्चित तौर से चिंताजनक बात है। यदि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राजनीतिक दल है, यदि उनके क्षेत्रों में वोट कम पड़ा है, उनके लिए चिंताजनक बात है। लेकिन हाँ, निश्चित ये जरूर कह सकते हैं कि ये वोटर की उदासीनता क्या इशारा करती है? क्या विपक्ष कि मैं राजनीतिक दल के जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो वोट डालने नहीं निकले, तो क्या आज में जो विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल आज की राजनीति कर रहे हैं, क्या वो उनको कनेक्ट करने में कामयाब नहीं रहे? या उस वोटर्स को, उन समर्थकों को ये लगता है कि वो ठीक से हमारी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं? या बीजेपी के क्षेत्र में यदि ये वोट प्रतिशत कम है तो क्या बीजेपी जो दावा करती है, बीजेपी तमाम योजनाओं को लेकर के जनता के बीच गई, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल हम उत्तर प्रदेश का देना चाहें कि 15 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है 2019 से, और विधानसभा 2022 में जब चुनाव होता है तो बीजेपी का जितना वोट प्रतिशत बढ़ा उससे कई गुना समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा। तो उस समय यदि हम समीक्षा करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाएं ऐसी रही जहां दावा करती है कि हम जमीन से जुड़े हुए अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की जब बात कर रहे हैं, नहीं, ये कम वोटिंग परसेंटेज आपका अनुभव क्या कहता है? मैं कौशिक जी, मैं इसलिए आपसे ये बात पूछ रहा हूं क्योंकि आपने ना जाने कितने चुनावों को कवर किया, बहुत करीब से देखा है, तो ये वोटिंग परसेंटेज में क्या कोई संदेश छिपा है? नहीं, बिल्कुल संदेश तो है चावला साहब। मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या वास्तव में उन क्षेत्रों में वोटिंग कम है जहां विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों का वोटर माना जाता है, या उन क्षेत्र में वोट कम पड़ा है जहां बीजेपी का समर्थन सरकार के पक्ष में खड़ा हुआ है? तो इस वोटर को हम चिन्हित कर लेंगे। नहीं, अगर मुद्दे थे, मैं आप ही की बात मानता हूं, अगर मुद्दे थे तो फिर जनता को तो बाहर निकलकर वोट डालना चाहिए था, जैसे विपक्ष कह रहा है कि भैया जनता परेशान है, त्राहिमाम है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, तो फिर तो जनता को बाहर निकलकर बटन दबाना चाहिए था। नहीं, मैंने वही कहा कि बीजेपी का वोटर नहीं निकला या विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों का समर्थन कर रहा है, वो वोट बैंक नहीं निकला। देखो, कभी कभी क्या लगता है कि मैं समाजवादी पार्टी का समर्थक हूं या कांग्रेस का समर्थक हूं, लेकिन लग रहा है कि मेरे नेता अच्छे से सरकार को, भाजपा सरकार को या जो भी सत्ता में राजनीतिक दल है उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा है, टक्कर नहीं दे पा रहा है। कुछ नहीं, मैं यहाँ बूथ लेवल पर डेली गालियां खाता हूँ, डेली मेरे साथ लड़ाई होती है, लेकिन मेरे नेता सोए हुए हैं। या सत्ता में जो लोग हैं उधर है तो वो कह रहा है ठीक है, हम परेशान हो गए विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों के समर्थकों को जवाब देते देते, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही है। जैसे 2022 के चुनाव में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता ये कह रहे थे ब्यूरोक्रेसी चुनाव लड़ेगी, क्या ब्यूरोक्रेसी से सरकार चलाई है योगी जी ने? तो नहीं, ये लॉजिक्स भी दिए जा रहे थे कि भाई गर्मी ज्यादा है इसलिए जो है
उसका असर पड़ रहा है, उसका इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि गर्मी के इफेक्ट से वोट प्रतिशत कम हुआ है। मैं इसको नहीं मानता। जब गर्मी तो फिर उत्तराखंड में कौन सी गर्मी का असर पड़ रहा था? वहां उत्तराखंड जैसे राज्य में वोटिंग कम हुई है, बताइए। एक मिनट ताहिर खान साहब, ये कम वोटिंग किसे फायदा किसे नुकसान? तारिक भाई। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल खान साहब। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि एक तो सबसे पहले कि ये बड़ा अहम मुद्दा आपने उठाया, आपको मुबारकबाद इसके, बहुत अहम मुद्दा है ये। और ये उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि दो लोगों ने इसकी शपथ ली। एक तो चुनाव आयोग ने शपथ ली कि हम वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल बढ़ा दें। आपने करोड़ों रुपए खर्चा किए, उसका हिसाब किताब दीजिए कि क्या आपने प्रमोशनल एक्टिविटी की और क्यों वोटिंग परसेंटेज इतनी बुरी तरीके से नीचे गिरा। दूसरा, जिम्मेदारी सरकार की है। नागालैंड के 6 डिस्ट्रिक्ट में 0 वोट पड़ा है, आपको पता है? 0 वोट, उन्होंने वोट ही नहीं डाला। और आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल हिंदुस्तान का हिस्सा था, इतना डेवलप कर दिया। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री कह रहे थे कि बिल्कुल अमेरिका बना दिया। तो जब अमेरिका बना दिया तो 6 डिस्ट्रिक्ट के लगभग 4 लाख वोटर, एक ही सीट है वहां पर, और सरकार भी आप ही के समर्थन की है, वोट ही नहीं देने आए। बड़ा मजबूत हो गया लोकतंत्र। बिल्कुल शाबाश, लोकतंत्र की मजबूती है ये। लोग कम वोट डाले, लोकतंत्र मजबूत है। यही डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार नेपाल का चुनाव, जिम्मेदार चाइना की सरकार, जिम्मेदार जापान का प्रधानमंत्री है। यहाँ के लोग कहां जिम्मेदार? वोटिंग परसेंटेज अगर कम होती है तो यहाँ के लोगों की कोई जवाबदेही नहीं, चुनाव आयोग की कोई जवाबदेही नहीं है। जिसकी नियुक्ति में सीजीआई को हटाकर कैबिनेट मंत्री को रख दिया गया, वजह क्या है? इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। खान साहब, सरकार के लोग, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, ये जो कम वोटिंग हुई है किससे फायदा किसे नुकसान, आपका आकलन क्या कहता है? आपने बहुत वैलिड सवाल उठाया, मैं जान रहा हूं, जो सवाल आपने उठाया उसका जवाब मैं जरूर लूंगा, लेकिन सीधी सी बात है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि पूरा भारत राममय हो गया। हमने भी कहा कि पूरा भारत राममय है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सरकार किसी की भी होती वो मंदिर बनाने में कॉपरेट करता, बैठ के मंदिर बनवाता, किसी की भी सरकार होती, क्यों? वरना सुप्रीम कोर्ट कहती कि कंडेम ऑफ कोर्ट है। तो अब आपने बनवाया, आपने कहा कि हमने बनवा दिया, पूरा राममय हो गया, और जो लोग वहां इन्विटेशन में नहीं गए वो लोग दुश्मन हैं, और अगर इंडिया अलायंस की सरकार आ गई तो सनातन धर्म को खत्म कर देगी। ये भी डर दिखाकर सनातनियों को वोट लेना चाहा आपने, तो ज्यादा तादाद में लोगों को आकर पोल कर देना चाहिए कि सनातन को बचाना है। तो इसका मतलब है आपके ये मुद्दे काम नहीं किए, क्योंकि आपने तो लगातार यही चिल्लाया, और हमने चिल्लाया रोटी खाना कपड़ा, ये कपड़ा चाहिए भैया, खाना चाहिए भाई। ये रामपुर में कम वोट क्यों पड़े? निकले लोग, ये रामपुर में कम वोट क्यों पड़े? अब देखिए, रामपुर एक अलग ही तरीके की विधान लोकसभा इन्होंने बना दी। अच्छा, अभी सर कह रहे थे कि नहीं, एक मिनट, एक एक करके ना, रामपुर में कम वोट क्यों पड़े, क्या आपका आकलन है? देखिए, रामपुर में जब आजम खान साहब को हराने के लिए इन लोगों ने तमाम चीजें की, हाँ। और वो सिर्फ रामपुर में हुई, मैं आरोप स्पेसिफिकली रामपुर में लगा रहा। वोटर लिस्ट के साथ तमाम चीजें खिलवाड़ किया गया, खेल किया गया, इसीलिए चुनाव आयोग को कहा जाता है कि निष्पक्ष होना चाहिए, सीजीआई भी बैठेगी। तो इस बार भी वोट कटे? ये रामपुर में किया जा रहा है, ये रामपुर में किया जा रहा है, और लंबे समय से किया जा रहा है। नहीं, आप ये कह रहे हो ना, रामपुर में वोटिंग कम होना, इसमें कोई संदेश नहीं छिपा। और रामपुर में बताइए, अखिलेश यादव खुद चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, क्यों? अब देखिए, ये तो निर्णय उनका है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का है। सर, आपकी साख और नाक दांव पर लगी हुई है, आप कह रहे हो कि वहां चुनाव प्रचार के लिए ना जाना भी उनका व्यक्तिगत विषय है। रामपुर वाले डिमांड नहीं कर रहे थे क्या? ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि कोई ना कोई वजह जरूर होगी, लेकिन उसके अलावा तो वही तो मैं वजह जानना चाह रहा हूँ, वजह सार्वजनिक नहीं करेंगे? अब वजह तो देखिए, अखिलेश जी को प्रचार करना था, अब इस बात का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ?
या तो बताइए, आजम जी के गढ़ में जाकर अखिलेश जी प्रचार नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि उसका जवाब तो अखिलेश यादव ही देंगे। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि जो आसपास की सीटें होती हैं उसमें प्रचार हो जाता है तो एक मैसेज चला जाता है और लगभग ना 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 सीटें हैं उस पर प्रचार किया ना ना ना, आजम खान है, कोई दूसरा नहीं है। कौशिक जी मैं गलत तो नहीं कह रहा? या तारिक भाई जो है ये बहुत काबिल प्रवक्ता है, ये जानते हैं कि साथ में जो पतली गली है वहां से निकल जाओ। मैंने गलत तो नहीं कहा कौशिक जी? बिल्कुल गलत नहीं कहा। वो कह रहे हैं कि वो हो सकता है उसका असर जो है आसपास के लोकसभा में, वो अगर गए रामपुर का मतलब रामपुर नहीं है, आजम खान है। कौशिक जी देखो चावला साहब, सीतापुर जेल में जाने के बाद यदि कोई समाधान अखिलेश यादव जी नहीं निकाल पाए तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होते हैं। और ऐसा भी नहीं मीडिया में ना आया हो, जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष जो आजम खान साहब के समर्थक आते हैं, उन्होंने आने से बिल्कुल मना कर दिया। और बसपा का जब जुलूस निकलता है तो आजम खान के नारे लगने लगते हैं, समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। तो कुछ तो है, ऐसा नहीं है क्या? अच्छा, मेरी एक बात सुन लीजिए। बात है तो अखिलेश जी भी जानते हैं, खान साहब भी जानते हो। नहीं, तारिक भाई बोले कि जाके अखिलेश जी से पूछिए कि वो क्यों नहीं गए। जो हुई 2017 में उसमें आजम खान नहीं गए। तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार आजम खान और अखिलेश यादव के बीच की कोई दूरी है। तो ये सब जानते हैं कि आजम खान ने कभी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री माना भी नहीं। और जो भी आजम खान के साथ हुआ, ये सारे लोग समर्थक लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव जी को जितनी तारिक जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं राकेश जी और पासवान जी आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए आप लोग कह रहे हैं कि आजम खान साहब ने वहां के कैंडिडेट को हराया है। ठीक है, रिजल्ट आने दीजिए। अगर जिस कैंडिडेट का आजम खान साहब ने समर्थन किया होगा, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तो वोट पाएगा ही वो। अगर ये पाता है, मुझे बुला लीजिएगा, मैं मान लूंगा कि आजम खान साहब ने समाजवादी पार्टी का विरोध किया है। वो संस्थापक रहे हैं, रुचि वीरा का टिकट उनका दिया हुआ, मौजूदा सांसद का टिकट काट के जिसको कहा उसको हाँ, तो किसके आदेश पर हुआ था वो? मौजूदा सांसद का टिकट तो उन्हीं के आदेश पर ही काटा गया था ना। अरे तो सर मैं कह रहा हूँ उनकी अहमियत, उनके कहने पर किसी को सांसद राज्यसभा भेज दिया गया, वकील साहब को उनके कहने पर 2 MLC बना दिए गए, जासमीर अंसारी और वो। तो फिर रामपुर में जो प्रत्याशी हैं इमाम साहब, वो किसके आदेश पर बने? फिर रामपुर के जो प्रत्याशी अब वहां पर इस तरीके का मसला फंस गया तो पार्टी कोई कैंडिडेट तो लड़ाएगी। तो उसको जो मजबूत प्रत्याशी लगा उसको लेके आए। हाँ ठीक है तारिक भाई, उसमें उलझ जाएंगे फिर वो छोड़ देते हैं उस बात को। खैर राकेश जी, राजेश जी, कैसे आप? बस बढ़िया। ये पन्ना प्रमुख कम बनाए थे क्या इस बार? नहीं देखिए, हमारे तो पन्ना प्रमुख रहते ही हैं। हाँ, कम बनाए थे क्या इस बार? नहीं, कम और ज्यादा का सवाल नहीं है। तो ये वोटिंग जो कम हुई है, कुछ आपका टेंशन कुछ? नहीं, हमारा टेंशन नहीं बढ़ता है, क्योंकि हमें मालूम है हाँ कि हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं तिलक जी। नहीं, हैट्रिक तो लगा रहे हो, लेकिन जो जनता वोट नहीं डाल रही, मैं उनकी बात कर रहा हूं सर। ये तो लोकतंत्र की हार है ना कि नहीं? जनता वोट नहीं डाल रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, जनता कम वोट डाल रही है कई अब। उसका कारण देखिए, 2-3 कारण मैं आपको तिलक जी बता रहा हूँ। हाँ बताइए सर। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे तारिक जी कह रहे थे कि ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, ठीक है, और चुनाव आयोग तो हर बार अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। मेरी आवाज आ रही कि नहीं तिलक जी? नहीं, बिल्कुल बोलिए ना सर। चुनाव आयोग तो हर बार अपनी जिम्मेदारी को निभाता है और वोटिंग % बढ़ाता भी है, लेकिन उसमें एक बात और आ जाती है कि चलिए शादी है, गर्मी है, तो ये तो एक अलग मैटर हो गया। वो तो हर बार रहता है, हर चुनाव में रहता है। मैं उसकी बात ही नहीं करता हूँ। नहीं, गर्मी उत्तराखंड में कोई लू नहीं चल रही है सर। नहीं, मैं तिलक जी उत्तराखंड में आंकड़े से बात कर रहा हूँ, 83 लाख के आसपास वोटर है और 35 लाख लोगों ने वोट ही नहीं डाला। तो फिर ये कौन सा हम लोकतंत्र का महापर्व बना रहे? क्या ये गंभीर विषय है कि नहीं? तिलक जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, पूरी बात तो सुनिए। मैंने कहा कि मैं गर्मी और शादी को कोई नहीं कह रहा हूँ कि उससे कारण वोटिंग कम हुआ। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो विपक्ष की नकारात्मक राजनीति है, जो ये मंचों पे जाकर के बोलते हैं ईवीएम हैक हो जा रहा है, ईवीएम से वोटिंग चेंज कर दिया जा रहा है, कहीं भी वोट डालोगे कमल के फूल को वोट जाएगा, तो ये इनके नेताओं का एक बयान। और दूसरी बात नकारात्मक राजनीति। अच्छा, ना, ये भ्रम फैला रहे थे इसलिए पब्लिक वोट डालने नहीं गई। नहीं, मेरी बात तो सुनिए, पूरी बात तो सुनिए।
तो पब्लिक तो ये देखती है ना कि भाई एक हम लोग तो हमारे पन्ना प्रमुख भी है और हमारे जो राष्ट्रीय नेता है चाहे प्रदेश पदाधिकारी है, हम लोग तो लगातार काम कर रहे हैं। राजेश जी, आपके बड़े नेता ने कहा कि मैं पन्ना प्रमुख हूं। एक मिनट, उदाहरण के तौर पर आपने कहा कि भाई चुनाव आयोग की भी गलती नहीं है, गलती सारी इनकी है, नकारात्मक। मैं एक बात बताइए, एक आपके बड़े नेता उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा कि मैं पन्ना प्रमुख हूं, मेरे ब्लॉक में 30 लोग वोट डालने जा रहे थे, मैंने व्यक्तिगत रूप से 30 के 30 लोगों को फोन किया, उसमें से 3 जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम बाहर वेकेशन पे जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मेरी गुजारिश है पहले वोट डालो। हम लोग यानी आप ये कह रहे हो ना कि हमने अपनी गारंटी ली थी, तो फिर यहाँ किसकी गारंटी थी सर वोट डलवाने की? नहीं तिलक जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से जो है निवेदन कर रहा हूँ। सर मैं तो खुद निवेदन कर रहा हूँ कि सबको वोट डालना चाहिए, लेकिन ये वोट डाला क्यों नहीं, मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ। ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है वोटिंग कम होना, ये तो मैं आपके चैनल के भी माध्यम से बता रहा हूँ। लेकिन मैं उस बात को कह रहा हूँ कि ये सभी की जिम्मेदारी होती है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है, सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वोट किसी को आप दीजिए। लेकिन आप कह रहे हो कि ये कम वोट भी पड़ा है ना, फिर मैं पासवान जी के पास जा रहा हूँ, ये कम वोट भी पड़ा है तब भी हम जीत रहे हैं, ये वाला लॉजिक समझाइए जरा। नहीं हम तो जीत ही रहे हैं, हमारी तो हैट्रिक हो रही है भाई। जनता में जो क्रेडिबिलिटी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है वो तो बनी हुई है। सर मैंने आपसे इसका लॉजिक पूछा, वोटिंग कम होना आपके पक्ष में कैसे? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, पक्ष में ऐसा कि विपक्ष का कहना है इनके जितने भी नेता जा रहे हैं बोल रहे हैं कि भाई ये पहले से सब सेट हो चुका है, मामला ईवीएम हैक हो चुका है, कहीं भी वोट डालोगे भारतीय जनता पार्टी को वोट जाएगा। तो उसमें पब्लिक थोड़ा सा उदासीन हो ही जाता है। जो वोटर्स है, अगर पासवान जी करोगे पासवान जी ये लॉजिक पता नहीं जनता की समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से जो आपने नकारात्मकता फैलाई, देश के लोग इससे अजीज आ गए इसलिए कम वोटिंग कर रहे हैं। क्यों फैला रहे हो आप नकारात्मकता? और एक मिनट पासवान जी, अब पासवान जी जी देखिए 2019 में उत्तर प्रदेश में 66.47% मतदान हुआ था। हाँ। 2024 का जो कल चुनाव हुआ उसमें 60.18% हुआ, लगभग 6.29% का अंतर है दोनों चुनावों को अगर हम देखें। और आप देखेंगे कि ये कम वोटिंग जो हुई है उस ट्रेंड को दिखा रही है जो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का इंडिया साइनिंग का नारा फेल हो गया। कैसे? क्योंकि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी ऐसे ही चल रहा था लहर, जैसे मोदी जी का चल रहा है 2024 में। और इंडिया साइनिंग का नारा 2004 के चुनाव में युवाओं, किसानों, मजदूरों और देश की जनता ने नकार दिया। उसी तरीके से 2024 में इन मोदी जी के जो खोखले वादे हैं, 2 करोड़ रोजगार देने का, किसानों की आय वृद्धि या दोगुना करने का, और सब वर्गों को अगर देखिए, इनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, झूठ का पुलिंदा के सिवाय कुछ है ही नहीं है। न बेरोजगारों के लिए उसमें कोई लाइन जोड़े, न महिलाओं के लिए कोई महिला सुरक्षा। पासवान जी ठीक, मुद्दे अपनी जगह, आज प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, मैं वोटिंग परसेंटेज पर हूँ। नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ इसमें, मैं उदाहरण के तौर पे आप ये कह रहे हो ना कौशिक जी, ये पासवान जी जो बात कह रहे हैं ये बात बड़ी गंभीर है। ये कह रहे हैं कि जनता त्रस्त, ना मैं आप ही के पास पासवान जी सवाल ले लीजिए ना। आपने कहा जनता त्रस्त, जनता, इन्होंने युवाओं को लाठी डंडों से पीटा, रोजगार मांगा तो इन्होंने कोड़े बरसाए, किसानों को इन्होंने मारा, आप ही के मुताबिक। ठीक, जनता इतनी अजीज आ चुकी है, परेशान आ चुकी है, तो बाहर निकल के वोट क्यों नहीं डाला? देखिए, पन्ना प्रमुखों को मोदी जी ट्रेनिंग दे रहे थे और उनका बड़ा जोर था कि 370 वोट प्रत्येक बूथ पे बढ़ाना है। लेकिन पासवान जी वोट क्यों नहीं डाला फिर पब्लिक ने? आप परेशान है, मैं तो आप ही की बात मान रहा हूं ना। मैं उसी बात को, तिलक भाई, मैं उसी बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर थे वो नहीं आए। अच्छा, धूप और लू की नहीं थी। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, बीजेपी वाले वोटर नहीं आए, आपके वाले आए? बिल्कुल आए, हमारे आए। बीजेपी के जो पन्ना प्रमुखों को आदेश था 370 वोट बढ़ाने का हर बूथ पे, वो सब फेल हो गया, लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली। हाँ। और आरएसएस भी किनारा। राजेश जी ये कह रहे हैं हमारे वाले आए थे, आपके वाले नहीं आए थे। जो रिपोर्ट आ रही है आरएसएस बीजेपी से किनारा कर लिए।
तिलक जी ये तो 4 जून को मालूम पड़ेगा कि 4 जून को 400 पार, क्योंकि मोदी जी की ये तो 4 जून को रिजल्ट आएगा ना। लेकिन अभी ये जो हल्ला मचा रहे हैं ईवीएम जो चिल्ला रहे हैं, तो उससे बोलिए कि ईवीएम का जो रोना है ये अब कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा? ईवीएम 4 जून को तो ईवीएम नहीं चिल्लाएंगे ना। हुआ है लोगों ने ईवीएम का हल्ला मचाएगी कि नहीं मचाएगी, उससे तो पहले ये पूछ लीजिए एक बात तक नहीं गए लोग। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 1977 से आप 2019 तक का अगर देखेंगे चुनाव का जो भी 12 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 7 बार अगर मतदान कम हुआ है तो 4 बार सरकार बदली है, और अगर 5 बार मतदान बढ़ा हुआ है तो उसमें भी 4 बार सरकार बदली है। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारी योजनाओं से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से जनता बिल्कुल दुखी थी, अगर आवास मिलने से दुखी थी, नल से जल मिलने से दुखी थी, किसानों को जो सम्मान मिल रहा है उससे अगर दुखी थी, तो ये 4 करोड़ लोगों को जो शौचालय मिला उससे जो दुखी थी, तो वो तो जनता को तो आक्रोशित होकर के घर से बाहर निकलकर वोटिंग करना चाहिए। वो क्यों बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है कि आएंगे तो मोदी ही है? उनको तो आक्रोशित होना चाहिए ना। गुस्से में तो लोग बाहर निकलते हैं भाई, बाहर निकल के वोटिंग करते हैं कि हमको सरकार को परिवर्तित करना है। क्यों घर बैठ जाते हैं सरकार को परिवर्तित करने के लिए? तो तिलक जी इनसे पूछिए कि 4 जून को ये ईवीएम का रोना रोएंगे कि नहीं रोएंगे, ईवीएम चिल्लाएंगे कि नहीं चिल्लाएंगे। ये इसको रजिस्टर्ड कर लीजिए आप अपने, क्योंकि उस दिन भी आप जब पूछेंगे हमसे और विपक्ष के लोगों को बैठाएंगे रिजल्ट के दिन, तो हम इनसे पूछेंगे कि अब क्यों ईवीएम का रोना रो रहे हैं। फिर ये नहीं आप विषय जा रहे हैं कि भैया हम जीत रहे हैं, हम हारे। मेरा विषय ये है कि भैया लोकतंत्र हार रहा है, आप समझ नहीं रहे हो आप लोग। मेरा विषय ये है, अगर पब्लिक वोट नहीं डाल रही है तो ये हम लोगों की जीत और हार नहीं है। यहाँ राजनीतिक दलों आप लोगों के लिए जीत और हार हो सकती है। तिलक जी मैंने पहले अगर उत्तराखंड में उदाहरण के तौर पर मैंने आपसे कहा कि सर 83 लाख के आसपास वोटर हैं और उसमें से 35 लाख वोटर वोट नहीं डाल रहे, और आप कह रहे हो कि नहीं हम जीत रहे हैं जी। नहीं तिलक जी, हम जीत हार की बात तो कर नहीं रहे ना, हम तो कह रहे हैं 4 जून को 400 पार। लेकिन सर मैं नारे की बात नहीं कर रहा, मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूं सर। वोटिंग कम हो रही है तो ये मैं खुद कह रहा हूं कि भाई ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ठीक, लेकिन जल्दी से कौशिक आपको ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों की नकारात्मकता की वजह से ये वोटिंग कम हो रही है। ठीक है, हम लोगों की वजह से वोटिंग भी कम हो रही है, और जो गर्मी पड़ रही है, धूप, वो भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की वजह से गर्मी बढ़ गई है, क्योंकि हम लोग ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे ग्लोबल में वार्मिंग गर्मी क्या है और गर्मी बढ़ गई हो। सब चीज के जिम्मेदार ये हम ही लोग हैं। अभी कोई साहब कह रहे थे कि बूथ की समीक्षा कीजिए, मैंने कर दी। एक विधानसभा में 400 बूथ, 400 बूथों पर, और लोकसभा में लगभग मान लेते हैं हम कि 5 विधानसभा रहती है तो 2000 लगभग बूथ हो गए एक लोकसभा क्षेत्र में। 400 के आसपास ही रहती है। हर जगह इन्होंने कहा कि पन्ना प्रमुख, एक पन्ना प्रमुख बना दिया। तो जो और एक पोलिंग बूथ पर 1250 वोट पड़ता है, मतलब कि एक बूथ पर जो 1200 वोट है वहां 40 पन्ना प्रमुख थे इनके, और वो 30 में से, और इन 400 बूथों में से कम 200 बूथ आपके वोटरों के थे। उनको क्यों नहीं डलवाए? उनको क्यों नहीं डलाए? ये पोल खोल है, कोई पन्ना प्रमुख है ही नहीं, कोई पन्ना प्रमुख है नहीं। क्योंकि पन्ना प्रमुख अगर होता तो भाई एक पन्ना लेकर भैया खाली हमें टहलना है और कहना है भैया प्लीज चलो वोट डाल दो, चाहे जिसको डाल दे। यही तो प्रधानमंत्री ने अपील की थी जब आपकी बूथों की मीटिंग की थी कि 70% ले जाना है आपको। तो जहां आपका अगर पन्ना प्रमुख था और वोटर भी आपका था तो क्यों नहीं डला पाया? सारी जिम्मेदारी बीजेपी की थी। नहीं, बीजेपी की काहे थी? पन्ना प्रमुख हमने तो बनाया नहीं है। नहीं तो आपके यहाँ भी तो कोई व्यवस्था होगी ना, या आप व्यवस्था ही नहीं स्थापित कर रहे संगठन में? व्यवस्था हम काहे स्थापित करें? मतलब आपके संगठन में किसी की कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं है कि भैया वोटर को लेकर आना है? हमसे पूछिए आप। हाँ तारिक भाई, ना मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ ना कि क्या संगठन के स्तर पर आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? जवाब लीजिए। हमने छाती पीटी की दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी पन्ना प्रमुख बना दिया। इस लिहाज से अगर 40 है तो आपके लगभग 1600 पन्ना प्रमुख हो गए। वो पन्ना प्रमुख अगर 1600 नहीं काम किए तो 1000 काम किए, 30 में से आधे ही 15 ही वोट डलवा देते। ठीक, राजेश जी जल्दी से फिर कौशिक से इस बात का जवाब दूंगा। रख दिया तो अपना ही वोट डलवा देते, क्यों नहीं डलवा लिया आपने?
इसका मतलब ये है ये सिर्फ नाटक है कि पन्ने पे आदमी बना दिया। चलिए हो गया। तिलक जी पहले तो सबसे पहले ये समझिए कर रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, ये विपक्ष है, ये जनता की बात करेंगे नहीं तो जिम्मेदारी क्या जरूरत है? ये कर रहे हैं कितना हल्ला मचाते हैं लोग। आप अपनी बारी में बोलिए, हमको बोलने दीजिए ना। तिलक जी हमको बोलने दीजिए, अपनी बारी में बोल चुके हैं हम लोग। ये कितना हास्यास्पद है कि ये कह रहा है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वोटर घर से निकले न निकले वो पूरी तरह सरेंडर हो चुके हैं। अरे भाई आप काहे के लिए पार्टी बनाए हैं? आपको जब न वोटरों के पास जाना है न उनको कहना है घर से निकलिए मतदान करिए, और आप पार्टी बना करके केवल सफाई में केवल नाच नचवाने के लिए बनाए थे क्या पार्टी? कि जब हमारी सत्ता रहेगी तो बड़े बड़े लोगों को बुला करके जब पैसा हमारे पास रहेगा तो केवल डांस करवाएंगे क्या सफाई में? तो सफाई महोत्सव मनाने के लिए केवल पार्टी बनाए थे क्या? नहीं, सफाई की बात कहां से आ रही है? अरे भाई वही तो कह रहे हैं कि जब इनकी सत्ता थी, सवाल का जवाब दीजिए कि जो पन्ना प्रमुख है वो क्या कर रहे थे? क्या हम लोग घूस में नहीं जाते थे क्या? क्या हम लोग बस्ता नहीं बांटते थे क्या? क्या हम लोग पर्ची नहीं बांटते थे क्या? हम लोग वोटरों से नहीं करते थे क्या कि आप जाइए जो है बूथ तक और मतदान करके आइए? अरे हमारी सरकार रहती थी या नहीं रहती थी फिर भी हम लोगों को प्रेरित करते थे कि आप जाइए बूथ तक जाइए मतदान करिए, पहले मतदान फिर जलपान। हम लोग ये लगातार शुरू से करते चले आ रहे हैं और ये कह रहा है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल जिम्मेदारी से पन्ना प्रमुख वाली बात हो रही थी ना, पन्ना प्रमुख वाली बात हो रही थी, सफाई कहां से आ गई? दुनिया में छाती आपने पीटी की हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और एक करण हो रही है। आप तो सरेंडर कर चुके हैं, आप तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। आपके नेता रामपुर में नहीं जा रहे हैं, हम लोग आपके सबसे बड़े नेता क्या नहीं जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने? रामपुर में गए क्या हो? वो कहीं जा रहे हैं? रामपुर गए थे या नहीं गए थे? बता दिया तो आप जान गए, वरना आप जान भी ना पाते। अरे बताइए, आप नकारात्मक राजनीति करेंगे। मैं भूल गया था कि मुझे मोदी साहब से पूछना है कि हम कहाँ कहाँ प्रचार करेंगे, आप दे दीजिए वही हिसाब से प्रचार करें। तो ये सब नकारात्मक राजनीति करने वालों के लिए लोगों के राजेश एक मिनट राजेश जी, उनसे कह रहे हो कि रामपुर क्यों नहीं गए? इस देश में एक राज्य और है मणिपुर, वहां भी चुनाव था, देश के प्रधानमंत्री नहीं गए प्रचार करने। अरे ये बताइए तिलक जी कि देश के प्रधानमंत्री क्या हर लोकसभा में जाएंगे क्या? अरे देश के प्रधानमंत्री, मणिपुर देश का राज्य नहीं है। अरे देश का राज्य क्यों नहीं है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। अरे वहाँ रामपुर का ऐसा मांग रहे हो, मणिपुर का नहीं मांगू आपसे। अरे भाई मैं वहाँ पे हमारी सरकार है, हमारे पन्ना प्रमुख वहाँ पे है, हमारे सारे राष्ट्रीय नेता जा रहे हैं, हमारे प्रदेश प्रभारी प्रदेश जो पदाधिकारी है वो जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहा है हमारा मणिपुर में? तारिक जी जल्दी से फिर कौशिक जी के पास। हमारे यहाँ तो स्टार प्रचारकों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है ना तिलक जी, सब जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने। कौन हमारे यहाँ तो कोई बैठता ही नहीं, हम चुनाव जीतने के बाद भी नहीं बैठते तिलक जी, हम लगातार चुनावी मूड में रहते हैं और लगातार जनता से हम जुड़े रहते हैं। सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अब सुन भी लीजिए, अब हमको तिलक जी हमको बोलने कह रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो अपने मियाँ में मुट्ठी बनते हैं ना, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, 4-5 कार्यकर्ता चांद पे भी है, कुछ मार्स पे है, कुछ सैटर्न पे है, सब लोग वोट मांग रहे हैं, भारत चलो वोट डालो। उनके पन्ना प्रमुख कहाँ गए? हमने नहीं कहा कि हमने हर पन्ने पे आदमी बना दिया है, बड़ा मुश्किल काम है, बूथ कमेटी बनाना मुश्किल होता है। झूठ बोलते हो, उन झूठ की पोल खुली है। अगर हर पन्ने पे एक आदमी था तो भैया चलो वोट डालो। तो नकारात्मक राजनीति कर रहे हो, लोगों को कौशिक जी एक मिनट राजेश जी कह रहे हैं कि भैया विपक्ष ने इतनी नकारात्मकता राजनीति में फैला दी इसलिए वोटर बाहर नहीं निकला, पहली बात। तारिक जी कह रहे हैं कि पन्ना प्रमुख इनके थे, इनकी जिम्मेदारी थी। मतलब एक दूसरे के ऊपर टोपी ट्रांसफर हो रही है और फिर पूछो तो कह रहे कि ये तो हमारे पक्ष में था। मैं कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र के लिए क्या सही है? हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा कर रहे हैं और जनता बाहर निकल के वोट नहीं डाल रही। देखिए चावला साहब,
मैं 2 सीटों को देख के चल रहा हूँ। एक है इसमें रामपुर और एक है करौली। और वो क्षेत्र है हिंदूवादी क्षेत्र माना जाता है, और जहाँ पिछले 3 साल में 2 दंगे हुए, वहां भी वोट प्रतिशत बहुत कम है। क्यों? और रामपुर में यदि आजम खान के साथ अत्याचार हुआ, आजम खान के समर्थक मानते हैं समाजवादी तो वो भी 10% आसपास वोट प्रतिशत कम हुआ। क्यों? इन दोनों सीटों पर आप चर्चा करें तो निश्चित तौर से देखेंगे कि कोई भी लोकतंत्र में आप वोट क्या विश्वास करें, समर्थकों वो और जो समर्थक नहीं है वो। जहां रामपुर करने के बाद 370 खत्म होने के बाद, भाजपा का 400 पार नारा देने के बाद, आरएसएस का हर बूथ पर 370 वोट प्लस करने के बाद यदि वोट प्रतिशत कम होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत चिंताजनक है। जब बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं, जब आह्वान करते हैं कि हर बूथ पर 2019 की अपेक्षा 370 वोट ज्यादा चाहिए, इस बात की मशक्कत आप करेंगे। यदि वो तब भी वोट परसेंट नहीं बढ़ पाता है तो ये भी भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। नहीं, रामपुर वाली थ्योरी क्या समझा रहे थे आप? राम में दोनों की तुलना में नहीं, यदि वहां हिंदू आक्रामक था करौली में तो वोट प्रतिशत वहां बढ़ना चाहिए था। यदि रामपुर में आजम खान के साथ अत्याचार हुआ और आजम खान के समर्थक मानते हैं कि ठीक है हम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट देंगे, समाजवादी पार्टी के हरा देंगे, और इसका संदेश हम अखिलेश यादव को देना चाहते हैं, तो भी वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए था, लेकिन वोट प्रतिशत वहां भी नहीं बढ़ा। तो क्या स्थिति रही है, इस बात को लेकर के दोनों राजनीतिक दल के प्रवक्ता बैठे हैं, समीक्षा करें। तो आपको क्या लगता है कम वोटिंग की वजह क्या है? इसकी कम वोटिंग की वजह क्या? आपको आपका आकलन क्या है? नहीं, मेरा तो सीधा सीधा आकलन यही कहता है कि अभी बूथ वाइज जब हम समीक्षा करेंगे और ओवरऑल आप समीक्षा करें कि कितना 10% वोट रामपुर में कम हुआ है, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि आजम खान के समर्थक क्या चुनाव ठंडा है इस वजह से? वो निकलेगी, बाहर ही नहीं निकले, किसके साथ जाएंगे? तारिक जी कुछ रेट करना चाहिए। तारिक जी जल्दी से, फिर पासवान जी आ रहा हूं आपके पास। लेकिन जो नारे बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी के साथ आजम खान साहब के समर्थकों के जो लगे थे, तो लग रहा था कि ठीक है बहुजन समाज पार्टी को समर्थन समाजवादी पार्टी के लोग देंगे, आजम खान के समर्थक देंगे, तो हो सकता है कि वोट प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन वोट प्रतिशत वहां भी कम है। नारे तो लगाए, संदेश तो दिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने, लेकिन वोट प्रतिशत कम ये बताता है कि वो पोलिंग तक नहीं है। ठीक, तारिक जी जल्दी से प्लीज, पासवान जी फिर आ रहा हूं आपके पास। नहीं, यही बात है, बस मैं यही कह रहा था कि अगर वोट विपरीत दिशा में दिया है आजम खान साहब के समर्थकों ने आपके हिसाब से, तो इंतजार कर लेते हैं, फिर एक डिबेट रख लीजिएगा, रिजल्ट का इंतजार कर लेते हैं। अगर आज तब तो आजम खान साहब का बहुत प्रभाव है, रामपुर में 1-2 लाख वोट तो इधर उधर होना ही चाहिए बसपा के प्रत्याशी को, और जो बसपा का प्रत्याशी हर जगह है वो 3-4% से ज्यादा वोट पा ही नहीं रहा है, एवरेज निकल के आ रहा है उनका 2% वोट का। तो उसके बाद कहाँ, अब फिर भी मैं कह रहा हूँ, दूध का दूध पानी का पानी करना है तो इंतजार कर लीजिए। जैसे पन्ना प्रमुख वाला अब न माना जाएगा, तो पानी दूध साफ हो गया एकदम, तो कोई पन्ना प्रमुख नहीं है। अगर होता है तो वो डलाता जाके। आपने कहा प्रधानमंत्री दस्यो भाषण ने कहा कि पन्ना प्रमुख लोग सब बैठा लें। नहीं कौशल जी, ये लॉजिक ये कह रहे बार बार पन्ना प्रमुख, सिर्फ पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी हुई। नहीं, गलत है, पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी थोड़ी ना, आपने छाती फाड़ी थी, हम थोड़ी ना छाती फाड़ रहे थे। हर मीटिंग में चिल्लाना कि इतना पन्ना प्रमुख बना दिया है, हम लोग इतना संगठन में मजबूत है कि जब पन्ना प्रमुख, हर पन्ना प्रमुख छोड़िए, अब आगे कहेंगे एक वोटर प्लीज जल्दी से जवाब। सबको ये नहीं पता पन्ना प्रमुख की बात कर रहे हैं, भाजपा ने तो और आगे चल के बात कही थी, खान साहब पन्ना समिति बना दी है इन्होंने, पन्ना प्रमुख से ज्यादा भी। धन्यवाद सर, शुक्रिया जनता पार्टी ने किया, और ये कहा कि हर पन्ने का, पन्ना प्रमुख को छोड़िए, जब पन्ना प्रमुख तो एक होता है, और पन्ना समिति मुझे लगता है 5 लोगों की, 4 लोगों की, 3 लोगों की भी समिति बनाई गई होगी, निश्चित तौर से वो वोट निकालने में कामयाब नहीं हुई। भाजपा को सोचना तो पड़ेगा कि आखिर में वो पन्ना प्रमुख से बढ़ के आने का, पन्ना अहम बात है मेरे दिमाग में आई, मैं बता देता हूँ। यही काम बसपा भी करती थी, बसपा भी कहती थी कि हर बूथ पर हर समाज का 10-10
कार्यकर्ता बना दो। अरे उस समाज का, हर समाज का आदमी धोबी, नाई, पाकी, कोरी हर बूथ पे है ही नहीं, तो कैसे बना दो? खाली कागज पे बना के पार्टी कार्यालय में कोऑर्डिनेटर लोग और जिला अध्यक्ष लोग कहीं जमा कराए, और पता चला फोन लगाए तो कहीं फोन नंबर उत्तराखंड का है और बूथ अध्यक्ष जो है वो उत्तर प्रदेश का। ये बोगस किस्म की चीजें इसलिए की जाती हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि पार्टी अपार शक्तियों से मजबूत हो गई। बस मेरा सवाल सिर्फ यहां पर था। आपका ये कहना कि पन्ने पे एक आदमी बैठा दिया है, अरे आप छोड़िए, बूथ कमेटी बनाना मुश्किल हो जाता है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं इस बात। नहीं कौशिक जी, वहीं पे बात आ जाती है जो बात तारिक जी कह रहे हैं कि एक ही राजनीतिक दल की जिम्मेदारी बनती है कि भैया आप वोट डलवाइए। आपने तो समाजवादी पार्टी को बहुत करीब से देखा है कौशिक जी। अब ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि भाई समाजवादी पार्टी के संगठन में दम नहीं है। ये बात तो बस्ते की आती और बूथ की आती तो पासवान जी थोड़ा मामला उत्तर प्रदेश में टाइट, थोड़ा नहीं बहुत टाइट है, लेकिन इनके पास तो कोई समस्या नहीं है। कौशिक जी, मैं तो दोनों चीजें चाहता हूं। सीतापुर जेल जाने के बाद अखिलेश यादव समाधान नहीं निकाल पाए, उसके बाद भी विरोध हुआ। हाँ। उनके दबाव में प्रत्याशी भी बदले गए, उसके बाद भी समाधान और ये कार्यकर्ताओं पर गया इस बात का कि हमारा जो नेता जिसके पास समाधान ही नहीं है। पहले तो आजम खान साहब के साथ जेल में मिलने जाना नहीं चाहिए था, किसी और नेता को भेजते। जब वो जेल में मिलने गए तो मुझे लगता है कि नेताजी कभी किसी से ना नेताजी तो आप हमारे बीच में है नहीं, वो भी तो किसी से मिलने गए थे ना जेल में, तो ये क्यों नहीं जाएंगे? क्या कह रहे हैं? नेताजी भी तो जाते थे ना किसी से जेल में मिलने के लिए। नहीं तो नेताजी का पूछा के देखिए ना समाधान। हाँ। नेताजी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि समाधान नहीं निकाला। मैं कह रहा हूँ नेता को ये था, और जब लगता ठीक कौशिक जी आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, थोड़ी समस्या आ रही है। पासवान जी, अब यहां पर तो चूक हो गई, मतलब वोटर नहीं निकला, आगे इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? एक दूसरे को कोसकर बात खत्म, या वोटर को जागरूक किया जाए कि भाई घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए, वो चाहे किसी के पक्ष में भी। पासवान जी, देखिए इसके लिए सरकार ही जिम्मेवार है, सरकार की जो नीतियां हैं, और इसके लिए हमें लगता है कि देश की जनता के पासवान जी अगर संभव हो पाए फोन अपने पास ले आई सर, आवाज में दिक्कत आ रही है। प्रदेश की जनता से योगी आदित्यनाथ जी को और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। पासवान जी मेरी गुजारिश है फोन पास ले आइए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्योंकि जी मैं ये बोल रहा था कि जो हस्र अभी देश का भारतीय जनता पार्टी ने की है, जिस तरीके से लाठियां बरसाई जा रही हैं अपने अधिकारों की मांग करने पर, हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता से योगी आदित्यनाथ जी को माफी मांगना चाहिए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और पन्ना प्रमुख की बात हो रही थी, मैं तो ये कह रहा हूं कि सिर्फ पन्ना प्रमुख से अभी इन लोगों का काम नहीं चलने वाला है। आने वाले चुनाव में, अब तो ये 24 में जनता इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकारने जा रही है कि आने वाले जो आगे जो भी चुनाव होगा, चाहे विधानसभा, लोकसभा, इनको एक आदमी पर एक प्रमुख बनाना पड़ेगा, एक वोटर पे एक प्रमुख बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी इनके लिए अब संभव नहीं है। ये चाहे जितना डिंग मार ले, जितना डिंग फेंक ले, और जिस तरीके से ये लोग झूठ बोल बोल करके जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं, जनता उतनी भोली भाली उतना बेवकूफ नहीं है। हाँ पासवान जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इनकी नीतियों को जनता बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। फिर वहीं पर बात आ जाती है ना सर, अगर कोई मुझे प्रताड़ित कर रहा है तो मैं उसके समर्थन में जाके थोड़ी ना वोट डालूंगा। मेरी बात समझ रहे सर? नहीं, अभी देखिए, अगर प्रताड़ित है कोई, उसको मालूम है कि लोकतंत्र में तो एक ही रास्ता है, वोट। मुजफ्फरनगर में और पब्लिक बाहर निकल नहीं रही, तिलक भाई, और पासवान जी कह रहे हैं कि जनता सबसे परेशान है। तिलक भाई, मुजफ्फरनगर में ठाकुरों ने तो पूरे प्रदेश में इनका विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का। सर इससे पहले ब्राह्मण वाला लेकर आए, उससे टेंट लगा था, और उन ठाकुरों को जाकर के पुलिस वाले किस तरीके से दुर्व्यवहार किए सरकार के सह पर, तो ये कौन वोटर इनको वोट देने जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का ये वोटर बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि जाना थी। हम तो अपील करते हैं, आने वाले दूसरे चरण के 8 सीटों पे जो मतदान होने वाला है, मैं सभी नागरिकों से, सम्मानित मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने घर से निकलिए और कमल के फूल को हराइए,
कमल की फूल और जनता की भूल, मोदी जी के झूठ का पर्दाफाश करिए, जो आने वाला 4 जून राजेश जी जवाब दीजिए प्लीज जल्दी से। पूरी तरीके से फेल हो जाए। नहीं देखिए तिलक जी, भाई ये इमरजेंसी की बात करते नहीं। 1975 में अरे भैया इमरजेंसी आपने लगा दिया 10 वर्षों में, किसी को बोलने की आजादी आप नहीं दे रहे हैं, किसी को चलने की आजादी नहीं दे रहे हैं, इस तरीके से युवाओं से लाठियां बरसा रहे हैं। रोजगार की मांग करे तो अपराध है, किसान अगर सड़कों पर उतर कर अपनी MSP मांगे तो बहुत बड़ा आपके लिए अपराध हो गया, आप लाठियों से मरवाइए। अरे आपके टेनी जी के बेटे ने क्या किया, किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दिया। ऐसे करके वोट लेंगे जनता का, जनता सब कुछ समझ रही है और आपके नीतियों का पर्दाफाश 24 का चुनाव होने जा रहा है, आपके गले का फंदा बनने जा रहा है 24 का चुनाव। जनता बता देगी कि आपकी नीतियां किस तरीके से जनता के खिलाफ है। तो राजेश जी बहुत लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम समय बचा है। आप एक चरण हो गया, राजेश जी इमरजेंसी वाली बात कहां से? ना एक मिनट ये इमरजेंसी वाली बात कहां से आई? इमरजेंसी वाली बात कहां से आ गई? ये तानाशाही की बात कर रहे थे ना, इसके पहले ये कर रहे थे तानाशाही की, तो हमने कहा कि इंदिरा जी वो ये कह रहे, पासवान जी ये कह रहे हैं एक मिनट राजेश जी 1 मिनट रुकिए, पासवान जी 1 मिनट रुकिए ना सर, 1 मिनट शांति से डिबेट करिए ना सर, शांति से हो रही है डिबेट होने दीजिए। लंबी चौड़ी बात तो राहुल जी को मना करिए, जाके विदेशों में कहते हैं भारत की। अब राहुल गांधी इसमें कहां से आ गए राजेश जी? अरे भाई राहुल गांधी इसलिए आ गए कि ये बोल रहे हैं लंबी चौड़ी बात नहीं, कभी इमरजेंसी कभी राहुल गांधी। 1 मिनट रुकिए ना राजेश जी 1 मिनट पासवान जी ने कहा, सर सुन लीजिए ना पूरा वक्ता। पासवान जी कह रहे हैं ये राजपूत नाराज है बीजेपी से, राजपूत नाराज है कि नहीं? नहीं तिलक जी देखिए, हम न राजपूत की बात करते हैं न ब्राह्मण की बात करते हैं, हम तो केवल बात करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं हमारे लिए 4 सर जाति के हिसाब से सम्मेलन करवाते हो कह रहे हो। मैंने आपसे पूछा मैं बता रहा हूँ ठाकुरों की नाराजगी का सच क्या है? अरे भाई मैं खुद ठाकुर हूँ, मैं बताता हूँ ना नाराजगी का सच क्या है बताइए। भाई देखिए प्रधानमंत्री जी का एक ही कहना है कि हमारे लिए 4 जातियां हैं, गरीब वो हर बिरादरी में है, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दलित हो, ओबीसी है, हर में है। तो ये ठाकुरों की नाराजगी झूठ है? एक बात। दूसरी बात, नहीं ठाकुरों की नाराजगी झूठ है। किसान हर बिरादरी के लोग किसान हैं, महिला ठाकुरों की नाराजगी झूठ है, युवा में हर बिल्कुल झूठ है। क्यों ठाकुर नाराज होंगे भाई? देश का कोई भी पब्लिक नाराज नहीं है, जितने जो भी देश की जनता है बिल्कुल खुशहाल है, ठाकुर नाराज नहीं है। थोड़ा सा उदासीनता का कारण तो ये हाथ में गंगा जल लेकर कस्में कौन खा रहा है? नहीं मैं तिलक जी ये कह रहा हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश के भी 8 सीटों पे चुनाव हुआ है, ये पहला फेज था। अभी आप देखिए, अभी हम लोग लगे, प्रधानमंत्री जी ने भी उन लोगों से निवेदन किया है और पूरा चुनाव आयोग लगा है, आपको अगले चरण में वोटिंग % बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छा एक वैलिड सवाल तारिक जी ने एक बहुत वैलिड सवाल नहीं, 1 मिनट, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था और ये बहुत हैरान परेशान करने वाला विषय है और उन्होंने बहुत वैलिड सवाल उठाया था, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं। देश में सर्वे हो रहे हैं, अलग अलग विश्लेषक बैठ के अपना अपना विश्लेषण कर रहे हैं, तमाम न्यूज चैनल्स में सब कुछ है, ये 400 पार होगा नहीं होगा, 150 आ रही है, 400 आ रही है, ये सब चल रहा है। लेकिन एक बात बताइए राजेश जी। जी सुन रहा हूं। ये नागालैंड में मोदी लहर चल रही है कि नहीं? देखिए मैं एक चीज ये बता रहा हूँ तिलक जी, कि 4 जून को आप रिजल्ट देखिएगा। सर देश के लिए बहुत हैरान करने वाली खबर बता रहा हूं मैं आपको। नहीं ये पूरे देश को सुननी चाहिए। नहीं 1 मिनट रुकिए ना, पूरे देश को इस खबर को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत हैरान करने वाली खबर है। नागालैंड के 6 जिलों में, नागालैंड के 6 जिलों में 4 लाख मतदाता में से एक ने भी वोट नहीं डाला। सर समझ रहे हैं कितना गंभीर विषय है? एक ने भी वोट नहीं डाला, 4 लाख मतदाता है वहां 6 जिलों में। राजेश जी बताइए, आप बोलिए नागालैंड में हमारी लहर चल रही है? नहीं तिलक जी, मैं तो ये कहता हूं ना कि वोट न डालना, वोटिंग % कम होना, ये लोकतंत्र की अच्छी बात नहीं है। क्यों नागालैंड में पन्ना प्रमुख नहीं बनाया आपने? मैं तो पहले ही कह दिया
चलिए नागालैंड के विषय पे भी हम आपसे बात कर लेंगे। तिलक जी मैं नहीं बात कर लेंगे नहीं, अभी करिए ना सर, बात ही तो हो रही है। नागालैंड के 6 जिलों में 0% मतदान हुआ। हो गया प्रश्न आपका? क्यों आपको गंभीर नहीं लगा ये प्रश्न? नहीं मैं तो पहले ही कह रहा हूं ना तिलक जी, गंभीर तो उनसे पूछिए ना। सर इन नागालैंड के 6 जिलों में जो वोट डाला, एक भी वोट जो मैंने कहा नहीं डाला। 20 विधायकों ने भी मतदान नहीं किया। नागालैंड में भी बोलिए लू चल रही थी। नहीं तिलक जी मैं तो ये कह रहा हूं ना कि भाई विपक्ष कह रहा है कि हमसे क्या लेना देना है, वोटिंग हो या ना हो, हम तो सरेंडर कर चुके हैं। तारिक जी ने यही कहा ना कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। राजेश जी आपकी तो जिम्मेदारी बनती है, आप ये कह, मैं मान गया आपकी बात, उनकी कोई जिम्मेदारी, आपकी तो जिम्मेदारी बनती है। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम लोग पूरे जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे पन्ना प्रमुख पूरे बूथ से तो सर वहां नागालैंड में पन्ना प्रमुख नहीं बनाए थे आपने? जाकर के पूरे देश में बनाए हैं भाई, पूरे देश में। हाँ तो फिर सर वहां कन्याकुमारी तक बनाए हैं। और अभी आप देखिए, आप अभी ये पहले चरण का मतदान हुआ है, उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पे मतदान हुआ है। मैं फिर प्रधानमंत्री जी ने भी जो है निवेदन किया, मतदान कर्मी बूथ पर 9 घंटे तक इंतजार करते रहे नागालैंड में। हम लोग लगातार जमीन पे जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर 9 घंटे तक मतदान कर्मी बूथ पर इंतजार करते रहे, वोटर के आने का एक वोटर नहीं आया वहां। तिलक जी कह रहा हूं ना कि विपक्ष की बातों में मत आइए, वो जो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं उनको करने दीजिए। ये सवाल नहीं है। विकसित भारत के राष्ट्र के साथ जुड़िए, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? जो सवाल करेगा वो विकसित राष्ट्र के भारत के साथ नहीं जुड़ा। नहीं मैं कब कह रहा हूँ कि सवाल आप ही बात कर रहे हो कि विकसित राष्ट्र भारत के साथ जुड़ो। क्यों सवाल करना गुनाह है क्या राजेश जी? मैं तो जनता से मैंने आपसे पूछा कि पूर्वी नागालैंड में विधानसभा की 20 सीटें हैं, 20 में से 4 आपके बीजेपी के विधायक हैं और वो चारों विधायक बीजेपी के वोट नहीं डालने जा रहे। आप कह रहे हो कि राष्ट्र निर्माण में जुड़ो मेरे साथ। क्यों सवाल ना करूं सर? और दूसरे वही मणिपुर के अंदर 72% मतदान हुआ। मणिपुर में 72% मतदान हुआ, जिस राज्य में हालात सामान्य नहीं है। समझ रहे हैं सर? तिलक जी हो गया? नहीं हो नहीं गया। आप बोलिए, मैंने गलत सवाल पूछा आपसे। मैंने कब कहा? तो इससे राष्ट्र सवाल नहीं पूछूंगा तो राष्ट्र निर्माण हो जाएगा? अरे तिलक जी उनसे भी सवाल करिए ना जो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। सर आपके सामने सवाल नहीं किया मैंने। जो विदेशों में जाकर के ये कह रहा है कि लोकतंत्र। राजेश जी मुझसे उम्मीद मत करिए कि आम कैसे खाते हो मैं आपसे ये पूछूं। तिलक जी वो जो कह रहे हैं कि वोटिंग मत करिए, वोटिंग करेंगे। राजेश जी ये प्लीज ये मुझसे उम्मीद मत रखिए कि मैं आपसे ये बैठ के पूछूं कि आम खाते हो कि नहीं, आम कैसे खाते हो, काट के खाते हो या बिना काटे खाते हो। मेरे से ये उम्मीद करते हो। तिलक जी ये बताइए कि जो विदेशों में जाकर ये कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम है, आपके और सर लोकतंत्र संविधान ये कितना भी बोल ले, लोकतंत्र संविधान से कह रहे संविधान खत्म हो जाएगा, कोई खत्म नहीं कर सकता। आप लोग विपक्ष से क्यों नहीं करते कि आप क्यों सरेंडर कर रहे हैं? राजेश जी आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? प्रश्न कर लिया, आप मुझसे नाराज हो गए। प्रश्न से मैं कभी नाराज नहीं होता। मैंने आपसे सवाल पूछते हैं या वोटिंग कम होना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। थैंक यू, बस इतना सोचिए। लेकिन 2 सवाल आप और पूछिए, आपसे द्रोही हो जाएगा। आप 2 सवाल नकारात्मक राजनीति छोड़ करके राजेश वक्त इजाजत नहीं दे रहा, ये जरा सोचिएगा आप लोग। ये बहुत गंभीर विषय है, इसकी गंभीरता का एहसास होना चाहिए। हम हर मुद्दे पर चर्चा कर लेंगे, बहस कर लेंगे, लेकिन ये इस मुद्दे पर भी जरा सोच कर देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है ये। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जरा सोच के देखिएगा कि कम मतदान किसका नफा किसका नुकसान, लेकिन सवाल ये कि क्या ये लोकतंत्र, अगर आप वोट नहीं डालेंगे, वोट डालिए, वोट आपकी सबसे बड़ी ताकत है, वोट जरूर डालिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।